सबसे पहले सुल्तानपुर से खबर है। सुल्तानपुर के कोतवाली देहात थाना के लोहरा मऊ में बमबाजी की घटना से दहशत फैल गई। जुड़ारा ग्राम पंचायत के प्रधान अनिल मिश्रा के आवास को सुतली बम से हमला किया गया। अज्ञात हमलावरों ने बम से हमला किया है। धमाके की तेज आवाज से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि चेहरे पर कपड़ा बांधे 3 युवक प्रधान के घर के पास पहुंचे। इनमें से काली जैकेट पहने एक युवक ने सुतली बम जैसी वस्तु घर के अंदर फेंकी, जबकि उसके 2 अन्य साथी भी मौके पर मौजूद थे। गनीमत रही कि इस विस्फोट में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी लंबुआ, ऋतिक कपूर और देहात कोतवाली पुलिस ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन और फोटोग्राफी की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। लोहर मऊ में सुतली बम फेंके जाने की सूचना पर घटनास्थल निरीक्षण किया गया तथा वहां सीसीटीवी का अवलोकन कर अभियुक्तों की पहचान की जा रही है। फील्ड यूनिट के माध्यम से फोटोग्राफी और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रयागराज पुलिस ने चीनी लड़के के अपहरण के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। मामला करेली थाना इलाके का है। अपहरण की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। 9 फरवरी को कार सवार 4-5 लोगों ने चीनी छात्र का अपहरण कर लिया था। बिना नंबर वाली कार में उसके साथ मारपीट की गई। करीब 2 घंटे बाद पीड़ित को छोड़कर आरोपी फरार हो गए थे। वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना करेली कमिश्नरेट प्रयागराज में मुकदमा अपराध संख्या 29/26 दर्ज किया गया एवं पीड़ित को बरामद कर उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद अभियुक्त माजिद पुत्र मकबूल निवासी ग्राम भेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दबिश दी जा रही है। पीड़ित व्यक्ति की पहचान कर ली गई है, जिसमें यह सामने आया कि वह तुलसीपुर थाना करेली का मूल निवासी है। लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। रेलवे पटरी पार करते समय 2 लड़कियां ट्रेन की चपेट में आ गईं। 23 साल की नीतू और 20 साल की शशि की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। दोनों रहीमाबाद के मानकोटी गांव की रहने वाली थी। 6 महीने पहले ही नीतू की उन्नाव के औरास में शादी हुई थी। आज सुबह 10 बजे नीतू अपने देवर रवि के साथ ससुराल से मायके आई थी। नीतू ने कॉल कर शशि को रेलवे ट्रैक के पास बुलाया था। दोनों सहेलियां रेलवे ट्रैक के पास क्यों गई थी, कोई नहीं जानता। ट्रेन हादसा बेलवा रेलवे फाटक के पास हुआ है। मिर्जापुर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में 4 महिलाएं शामिल हैं। मुख्य आरोपी अजीत अभी फरार है। शादी के बाद दुल्हन रुपए और जेवर लेकर फरार हो जाती थी। मामला मिर्जापुर की राजगढ़ थाना क्षेत्र का है। शादी के बाद ऑटो से स्टेशन जाते हुए दुल्हन ने स्वेटर खरीदने की मांग की। दुल्हा स्वेटर खरीदने गया तो ऑटो से दुल्हन ने भागने की कोशिश की। दूल्हे के परिवार ने दुल्हन को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक ये गैंग व्हाट्सएप ग्रुप पर शादी का झांसा देकर ठगी करता था। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें जो रामविलास है, जो इनका मेन आदमी है, उसके विरुद्ध चंदौली जनपद में भी इसी तरह के अपराध का एक मुकदमा पंजीकृत है। एक अजीत है जिसका पकड़ा जाना शेष है, उसका भी आपराधिक इतिहास है। हम लोग जो पीड़ित पक्ष है उससे भी गहन जानकारी कर रहे हैं ताकि इनके बारे में और पता चल सके। साथ ही साथ अभियुक्तों से भी गहन जानकारी हम लोग। बहराइच के दरगाह इलाके में राहगीरों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोल दिया। मधुमक्खियों के हमले में रास्ते से जा रहे 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक दिव्यांग शख्स के भाग न पाने की वजह से मधुमक्खियों ने बुरी तरीके से काटा है। इसको इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कार में तो बैठा था तो वहाँ पे सारंग उड़ने लगी। बाघ काफी लोग थे तो भाग गए। वो विकलांग नहीं भाग पाया, उसको बहुत छेद है। कितने लोगों को सारंग ने छेदा अब तक? 6-7 लोगों को। तो पूरा झुंड था क्या? हाँ बहुत। तो कैसे जान बची इसकी? अब हम लोग गए अपने रुकने, मेरे को भी छेद दिया, उसकी आग वाग वाले लेके भागे हैं। आगरा पुलिस ने दोस्त की हत्या के आरोप में दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तीसरा आरोपी फरार है। मामला थाना इरादत नगर क्षेत्र का है। शनिवार को राहुल का शव सड़क किनारे पर पड़ा मिला था। पड़ताल के दौरान
पुलिस राहुल के दोस्त दीपक को गिरफ्तार किया गया था। राहुल ने पैसों के लेन देन के विवाद में सनी और राजवीर के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या की बात कबूल की थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक उर्फ दीपू के बाद दूसरे आरोपी सनी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू को गिरफ्तार किया गया एवं दीपक के द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा एवं 2 और दोस्त सनी एवं राजवीर द्वारा राहुल की पैसों को लेन देन को लेकर विवाद हुआ और मारपीट एवं गला दबाकर हत्या कर दी गई। प्रकाश में आए बाकी अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है एवं जल्द ही गिरफ्तारी कर आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बरेली में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। थाना कोतवाली इलाके में करीब 24 घरों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। घरों के अवैध अतिक्रमण को तोड़ दिया गया। सड़क किनारे फुटपाथ को अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण किया गया था। कई बार नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। नगर निगम ने बुलडोजर से कार्रवाई करते हुए घरों के अवैध निर्माण को हटा दिया है। आज का डेट नगर आयुक्त महोदय ने जो है ये तय किया था कि आज जो है इस पे जो है पूरे का पूरा अभियान चला के जो है पूरा अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे आपके सामने किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। जो भी सामने आ रहा है, जो भी अतिक्रमण में, सभी को हटाया जा रहा है। उसमें विरोध भी कर रहा है। एक्चुअली विरोध ऐसा है कि बहुत ज्यादा विरोध नहीं है इसमें, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। तो इसके लिए हमने पुलिस बल भी मौजूद है, सफिशिएंट पुलिस बल आप देख रहे होंगे। साथ में फिर हमारे रेवेन्यू इंस्पेक्टर साहब है जो कि इसके लिए जिम्मेदार है। फिरोजाबाद पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। अवैध अंग्रेजी शराब से भरा एक ट्रक जब्त किया गया है। बरामद की गई 753 पेटी अवैध शराब की कीमत करीब 92 लाख रुपए है। थाना टुंडला पुलिस और एसओजी टीम ने यह कार्रवाई की है। गिरोह के एक सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब की पेटियों पर फॉर सेल इन पंजाब ओनली लिखा है। बरामद की गई अवैध शराब पंजाब के संगरूर जिले से बिहार ले जाई जा रही थी। अभियुक्त मदन लाल पुत्र जगदीश जो थाना रामसर और जनपद बाड़मेर और राजस्थान का रहने वाला था, उसको हिरासत में लेकर जब पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि यह शराब पंजाब से बिहार लेकर जा रहा था। फिलहाल इसमें 753 पेटी जो अवैध शराब थे, उस कुल 9036 लीटर शराब है। इसकी अनुमानित कीमत 92 लाख रुपए है। इसके आधार पे बरामदगी और गिरफ्तार अभियुक्त के आधार पर थाना टुंडला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर से बड़ी खबर है। सीतापुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। डंपर ने 3 लोगों को रौंदा है। बाप बेटे और नाना की मौत हुई है। सीएम ने हादसे पर दुख जताया है। कमलापुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। चित्रकूट में शादी की रस्में शुरू होने से पहले ही ब्यूटी पार्लर गई दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भाग गई। लड़की के पिता ने आरोपी प्रेमी समेत 3 लोगों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया है। लड़की ने वीडियो वायरल कर अपने परिजनों पर बड़ा उम्र के लड़के के साथ शादी कराने और प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। लड़की ने प्रयागराज के आर्य समाज में प्रेमी आदित्य चौहान से शादी करने का दावा करते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। आर्य समाज मंदिर में शादी करने की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के छपरा माफी गांव का है। पुलिस का कहना है कि लड़की को जल्द बरामद किया जाएगा। शरण शुक्ला ने एक प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। इनकी बेटी के संबंध में इन्होंने मुकदमा लिखवाया था और इसमें यथाशीघ्र उसकी बरामदगी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सीतापुर में शातिर चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया। चोरों ने चोरी की घटना को उस समय अंजाम दिया जब परिवार शादी समारोह में गया हुआ था। चोर घर में रखी 75,000 की नकदी सहित करीब 3 लाख के जेवर चोरी कर ले गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की वारदात की जानकारी होने पर लोगों में हड़कंप मच गया। पीड़ित परिवार ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी है। यह पूरा मामला देहात कोतवाली इलाके के नेपालपुर का है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है।
लोगों के टैक्स से जुटाए गए पैसों का किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है नोएडा अथॉरिटी का स्काई वॉक। ब्लू लाइन के सेक्टर 52 और एक्वा लाइन के सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन को जोड़ने वाला स्काई वॉक बनाया गया। यह स्काई वॉक न सिर्फ समय का पूरा नहीं हुआ, बल्कि जिस जमीन और जिस मकसद के लिए बनाया गया है वही इसे भविष्य में बेमानी साबित कर रहा है। सेक्टर 51 में स्वीडन की कंपनी किया कंपनी को 49,675 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई। इसी जमीन पर इंका सेंटर्स नाम से मॉल का निर्माण हो रहा है। नोएडा अथॉरिटी और कंपनी के बीच हुए एग्रीमेंट के मुताबिक मॉल के डिजाइन में ही सेक्टर 52 और 51 मेट्रो स्टेशन को इंटरकनेक्ट करने की व्यवस्था शामिल है। एग्रीमेंट साफ कहता है कि कंपनी 2029 के बाद स्काई वॉक को डिसमेंटल कर सकती है, क्योंकि तब मॉल के अंदर से ही दोनों स्टेशनों को जोड़ा जाएगा। यदि किसी वजह से 2029 में यह नहीं हटाया गया तो 2035 में इसे अनिवार्य रूप से तोड़ा जाएगा, क्योंकि तब तक मॉल का निर्माण पूरा हो जाना है। यानी 42 करोड़ रुपए का यह स्काई वॉक अस्थायी ढांचा है जिसकी उम्र पहले से तय है। अब सवाल उठता है कि जब इसे तय समय पर तोड़ा ही जाना है तो फिर बनाया क्यों गया, और बनाया गया तो फिर समय पर पूरा क्यों नहीं किया गया। दोनों मेट्रो स्टेशन सेक्टर 52 और सेक्टर 51 के बीच में अगर बताएं तो आइकिया एक मॉल का निर्माण कर रहा है और उस कॉन्ट्रैक्ट में है कि 2029 में इस स्काई वॉक को, जिसकी एस्टीमेट लगातार बढ़ती रही, शुरुआती एस्टीमेट 26 करोड़ के आसपास थी, बाद में 42 करोड़ रुपए की लागत से ये आलीशान, आप देखेंगे तस्वीरें, मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं, ये हाईटेक तरीके से इसे बनाया गया है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक ये संचालन नहीं हुआ। 42 करोड़ रुपए इसकी लागत है और 42 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद 2029 में इस स्काई वॉक को डिसमेंटल करना, लिहाजा एक बड़ा सवाल है कि आम जनता के पैसे की बर्बादी को लेकर, और लोग सवाल भी पूछ रहे हैं आखिर 3 साल के लिए 42 करोड़ रुपए खर्च करना कितना वाजिब है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। गोरखपुर में परिवहन निगम को 20 नई इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं। इलेक्ट्रिक बसें गोरखपुर डिपो पर पहुंच गई हैं। गोरखपुर परिक्षेत्र में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। डिपो पर चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। अब सिर्फ विद्युत संयोजन का काम पूरा होने का इंतजार है। जैसे ही विद्युत संयोजन का काम पूरा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। बनारस के 2 रूट हैं हमारे, यहाँ से बनारस वाया आजमगढ़ और गाजीपुर 3 बसें संचालित होंगी। 3 बसें अयोध्या प्रस्तावित है, 3 बलिया प्रस्तावित है। शेष हमारे जो लोकल गोरखपुर परिषद के अंदर के जो मार्ग हैं वो 100 किलोमीटर के मार्ग हैं, सोनौली के और तमकुहीराज और लार, ये 6 मार्ग हैं जिन पे हम लोगों ने ये प्रस्ताव किया था। ये हमारी बसेस जो हैं गोरखपुर जो हमारा मेन बस स्टेशन है वहां से संचालित होंगी। थाईलैंड की राजकुमारी सिरी बन्नावरी नरीरत्ना आज ताजमहल का दीदार करने पहुंची। लगभग 1 घंटे तक ताजमहल का दीदार किया। सुरक्षा को लेकर पुलिस के साथ ही सीआईएसएफ की टीम अलर्ट रही। हालांकि थाईलैंड की राजकुमारी को जब पर्यटकों ने ताजमहल में देखा तो सेल्फी लेने की होड़ मच गई। राजकुमारी ने ताजमहल के साय में जमकर फोटोशूट करवाया और गाइड से ताजमहल के इतिहास और पच्चीकारी की जानकारी भी ली। इसके बाद वो आगरा किला भी पहुंची और किले का भी दीदार किया। प्रयागराज के बाल भवन संग्रहालय में स्कूली बच्चों ने पेपर मैसे विधि से पुरातन संस्कृति, परंपरा और सभ्यता को दीवार पर कला के जरिए बनाया है। पेपर मैसे विधि से अनयूज्ड पेपर को कूटकर ग्लू को मिलाकर पूरी पेपर मैसे विधि को बनाया गया है। पेंटिंग्स बनाने का कारण सुंदर पुरातन संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को लोगों तक पहुंचाना है। वहीं बाल भवन संग्रहालय में रखी गई स्कल्पचर को बनाने में 4 महीने का समय लगा है। पेपर मैसेज विधि में समय लगता है, इस वजह से इस पेंटिंग को बनाने में ज़्यादा समय लगा है। जब परत दर परत पेंटिंग का निर्माण किया जाता है तो सूखने में समय लगता है। ऐसी पेंटिंग को बनाने में बहुत कम पैसों का खर्च होता है, जबकि देखने में काफ़ी आकर्षक होता है। पेंटिंग बनाने में सिर्फ रंग करने में पैसे खर्च हुए हैं। 3 लड़कियों की टीम ने पेंटिंग को बनाया है। वहीं एसआई को मिली पुरातन धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक इस पेंटिंग के जरिए पहुंचाया गया है।
हम लोग ने यहाँ मिनी म्यूज़ियम बनाया है और इधर हम लोग ने पेपर मैच टेक्निक से इस म्यूज़ियम को बनाया है। इसमें हम लोग ने अजंता, एलिफेंटा और खजुराहो केव्स की मूर्तियों की रेप्लिका बनाई है। और स्पेशल बात इस म्यूज़ियम की ये है, जो पेंटिंग्स हम लोग को मिली है अजंता में, हम लोग ने उसको रिलीफ वर्क में दिखाया है। और जैसे हम लोग एलिफेंटा केव्स की त्रिमूर्ति जो प्राप्त हुई है, हम लोग ने उसको यहाँ पे रिलीफ वर्क में बनाया है। ये कला सर बाल भवन में हुआ है, जो कि 3 बच्चियों द्वारा हुआ है। उनकी उम्र कम से कम 15 साल एवं है। देखा जा रहा है कि सर इंडियन स्कल्पचर्स जो हमारी विरासत है, उनको सर नए टाइम पे बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो हम लोगों ने एक सर थीम तैयार किया। इसमें सर हम लोगों ने प्रतिलिपि बनाई है, जैसे कि अजंता में बोधिस्ट और मन्नासा राजकुमारी की एक चित्र प्राप्त हुई है, उस पर हम लोग रिलीफ वर्क कराए हैं, उभरी हुई आकृति। एलिफेंटा गुफा में हम लोगों को त्रिमूर्ति प्राप्त हुई है, उसकी भी एक सब प्रतिलिपि बनाई है। गाजियाबाद पुलिस ने स्कूटी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने स्कूटी चोर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 7 स्कूटी बरामद की गई हैं। मामला थाना सिहानी गेट इलाके का है। आरोपी चोरी की स्कूटी को स्क्रैप सेंटर पहुंचाते थे। इस पूरे क्रम में मॉडस ऑपरेंडी इस तरीके से था कि जो वाहन चोरी के वाहन अलग अलग जगह से आते थे स्क्रैप के लिए, और एक जो इनका जो मैनुअल है सनस्टार, जो ये पूरा एरिया है स्क्रैपिंग का, ये इनको प्रॉपर बाय लॉ इनके पास लाइसेंस है। और उस लाइसेंस क्रम में इनके बड़ा मैनुअल तरीके से हर चीज़ों को वेरीफाई करते हुए स्क्रैप गाड़ियों को स्क्रैप करना। लेकिन जांच पड़ताल जो प्रारंभिक सभी जांच पड़ताल हुई है, इसमें यह तथ्य पूरी तरह स्पष्ट हुआ कि इनके द्वारा किसी भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। मुजफ्फरनगर के एक शख्स ने सऊदी अरब में 4 फरवरी को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। 28 साल के साजिद ने अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए सुसाइड किया। साजिद का पत्नी से मामूली कहा सुनी हुई थी। नगर कोतवाली क्षेत्र के मिमलाना रोड का रहने वाला साजिद पिछले साल 16 अगस्त को सऊदी अरब में फैमिली ड्राइविंग के काम पर गया हुआ था। इसके बाद परिजन एक हफ्ता बीतने के बाद भी साजिद का सऊदी से शव आने का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन वर्क की पेचीदगियों की वजह से परिवार सऊदी अरब में ही साजिद को सुपुर्दे खाक करने पर विचार कर रहा है। अभी यहाँ लाने का बहुत लंबा प्रोसेस है। जो अभी देखो आज लगभग 7 दिन हो चुके हैं, तो कल उसकी मेडिकल पोस्टमार्टम कल हुआ है। इतना समय लग गया, तो जब तक यहाँ बॉडी को लेके आते हैं तब तक वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी होती है। तो इसलिए हमारा जो है अभी विचार चल रहा है कि वहीं पे दफन किया जाए, क्या किया जाए उस पर भी सोच रहे हैं। अभी तो वहाँ की जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। उन्होंने 9,12,696 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया। योगी सरकार में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। यह बजट योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बजट में किसानों के लिए धमाकेदार योजनाएं प्रस्तावित हैं। कृषि योजनाओं के लिए बजट में काफी कुछ देखने को मिला है। वहीं इस दौरान सुरेश खन्ना का बीच बीच में शायराना अंदाज भी दिखा, जिस पर जमकर तालियां बजी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5% है। शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4% एवं 6% है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटन कुल बजट का 9% है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3% रखी गई है, जो वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं ऋण नियंत्रण के प्रति पूर्णता प्रतिबद्ध है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश ने बजट में 2 बड़े इतिहास रच दिए। योगी सरकार लगातार 10 बार राज्य का बजट पेश करने वाली पहली सरकार बन गई है।
योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर एक और कीर्तिमान बनाया है। सीएम योगी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश ने लगातार दूसरी बार देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इस बार 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, लेकिन उसका बजट 2025-2026 में ही उत्तर प्रदेश के बजट से करीब 1 लाख करोड़ रुपए कम था। तब मिली है जब प्रदेश के अंदर उस प्रकार के वातावरण को बनाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। खासतौर पर उसके लिए प्रयास किए गए रूल ऑफ लॉ, यही रियल ग्रोथ है, यही उसकी गारंटी है। यानी रूल ऑफ लॉ रियल ग्रोथ की गारंटी है। हर व्यक्ति सुरक्षा की गारंटी चाहता है और वह गारंटी आज यूपी दे रहा है। सुरक्षा है, स्मार्ट पुलिसिंग है और त्वरित न्याय व्यवस्था। यह नागरिकों को भी और निवेशकों को भी दोनों को सुरक्षित और एक भरोसेमंद वातावरण देने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। इससे प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है दोनों स्तर पर। अब कोई सोच सकता था यूपी में 50 लाख करोड़ रुपए से के लिए, खासतौर पर जो हमारी मेरिटोरियस छात्राएं हैं उन बालिकाओं के लिए स्कूटी देने के कार्यक्रम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की है, जो बेटियों को सुगम यातायात के लिए और उस व्यवस्था को और सुगम बनाने में सरकार, यानी स्मार्टफोन, जो आपका जो है टैबलेट के साथ स्मार्टफोन के साथ या स्मार्टफोन के साथ ये व्यवस्था अतिरिक्त मेडटेक और डीप टेक के लिए EI मिशन की घोषणा, यह भी इस बजट के अंदर है, जिससे युवाओं के लिए स्किल युवा को अधिक से अधिक जॉब हम उपलब्ध करवा सकें। इसके लिए उनकी स्किलिंग की प्लानिंग भी इस बजट में उसका। योगी सरकार के बजट पर सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने योगी सरकार के बजट को कागजी और आंकड़ों की बाजी करी बताया, वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। आज भी अपने MOU याद कर रहे हैं कि 50 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे। अगर 50 लाख करोड़ के MOU साइन हुए तो जमीन पे कितना पहुंचा है? सवाल 50 लाख करोड़ का नहीं है, सवाल यह कि जो MOU हुए थे 50 लाख करोड़, आपने ईज ऑफ बिजनेस या पॉलिसी या इंसेंटिव या तमाम इंटरेस्ट सब्सिडी, उसके माध्यम से आपने जमीन पर कितना इन्वेस्टमेंट पहुंचाया है? अगर हम खबरों को मान लें, जो आप लोगों की जो आय है वो भी लगभग 1,20,000 सालाना हो चुकी है। और मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इस बजट में हमारे बेटियों के लिए, हमारे छात्रों के लिए, व्यवसायियों के लिए और खासतौर से कृषि के लिए जो काम किए गए इस बजट में, निश्चित रूप से हमारा प्रदेश और आगे बढ़ेगा। बजट पर केशव प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव में जंग छिड़ी है। एक्सपोस्ट पर दोनों नेताओं में वार पलटवार का दौर जारी है। बजट से साइकिल पंचर हो गई। एसपी के लिए 2047 तक सत्ता के दरवाजे बंद हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य को एक्स पर शिवपाल यादव का जवाब, साइकिल की चिंता छोड़ जनता को जवाब दो। जनता प्रचार नहीं प्रदर्शन देखती है, जनता जवाब देखती है तो बड़े बड़े सिंहासन भी पंचर हो जाते हैं। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गोदान फिल्म देखी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैंने गोदान फिल्म देखी है, बहुत अच्छी फिल्म है, गौमाता पर फिल्म बनाई गई है। मैं फिल्म की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। माता निर्देशकों और व्यवस्था से जुड़े सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत की संस्कृति से जुड़कर के इस फिल्म को देखना बहुत ही, मैं कह सकता हूं, अनूठा अनुभव है। किस ढंग से अत्याचार, अनाचार एवं तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स गौ माता पर हो रहे हैं, हम सबको इसे रोकना है।
गौ माता के संवर्धन के लिए काम करना है। ये भारत की संस्कृति की रक्षा होगी, भारत के संस्कारों को आगे बढ़ाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गोदान पिक्चर के निर्माता निर्देशक सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।